हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। आज का हमारा टॉपिक है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है कि वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप या कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट को क्या होती है, इन लीगल राइट होती है किस चीज़ की, किसी भी चीज़ के पोजेशन की। ठीक है, पोजेशन की लीगल राइट होती है कि वो सामान उसके पास रहेगा। पोजेशन मतलब पास में रहना। ठीक है, प्लेस से सिचुएटेड है पोजेशन। ठीक है, और लीगल राइट है उसके पास कि उसके पास वो रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ओनरशिप दो टाइप की होती है, एक मटेरियल ओनरशिप और एक इमटेरियल ओनरशिप। मटेरियल ओनरशिप में जो भी हमारी चीज़ें हैं, टैंजिबल चीज़ें हैं, लाइक जैसे प्रॉपर्टी, लैंड, कार, बुक, तो ये सारी हमारी इस चीज़ की ओनरशिप हमारी मटेरियल ओनरशिप में आती है। और हमारी जो इंटेंजिबल चीज़ें जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो ये हमारी इन सब की जो ओनरशिप है वो हमारी मटेरियल ओनरशिप में आती है। ठीक है, देन उसके बाद ओनरशिप में क्या क्या होता है, ओनरशिप और क्या होता है, ओनरशिप में क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हो, मतलब कि क्या 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 करा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम जो कर रहे हो वो, तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए उस बारे में। ठीक है, और फिर तुम्हें डिसिप्लिन होना चाहिए प्रोसेस के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में डिसिप्लिन हो तुम, और तुम्हारे पास फुल फेथ है उसके बारे में हर जानकारी है। ठीक है, फिर उसके बाद नोइंग ऑल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे के सारे रोल तुम्हें पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, और कैसे दूसरे डिपार्टमेंट को यह इम्पैक्ट हो रहा है, इस प्रोसेस से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी तुम्हें पता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी आउटकम आ जाए। ठीक है, ओनरशिप में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। ठीक है, नहीं हमें किसी और पे अपने ब्लेम नहीं डालने हैं। ठीक है, सिर्फ अपने विन क्रेडिट्स ले लो और फिर लॉस के ब्लेम तुम किसी और पे डाल दो, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ओनरशिप में फिर उसके बाद हमारा डूइंग योर बेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट इवन बेटर, कि इंप्रूवमेंट के लिए तुम्हें एफर्ट्स डालते रहने हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं वो तुम्हें करते रहना है। फिर उसके बाद टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स मेकिंग योर बेस्ट वर्क इवन बेटर एंड बिकमिंग एन एक्सपर्ट, कि हमें तुम्हारे अच्छे काम को भी, बेस्ट वर्क को भी और अच्छा बनाना है और एक्सपर्ट बनना है अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और ये स्मॉल बिजनेस है, हर जगह तुम्हें दिख जाएगा सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, और ये सबसे इजी होता है, जल्दी फॉर्म करा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक ही पर्सन हमारा ट्रेडर होता है, एक ही जो भी बिजनेस है वो पूरा बिजनेस वो एक अकेला खुद ओन भी करता है और मैनेज भी करता है। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है और सारी की सारी प्रॉफिट लॉस जो है वो खुद ही बियर करता है। ठीक है, ये हमारा पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। क्या है ये? वन मैन ओनरशिप है, नो सेपरेशन है, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट में कोई सेपरेशन नहीं है, वो एक ही बंदा कर रहा है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है इसकी, जो सोल प्रोप्राइटर है और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म दोनों ही एक मानी जाती है। ठीक है, सारे के सारे प्रॉफिट हमारा वो ले जाता है, प्रोप्राइटर ले जाता है। इंडिविजुअल रिस्क, जितने भी रिस्क है सारे के सारे रिस्क हमारा प्रोप्राइटर बेयर करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि जो लाइबिलिटी है उसकी वो अनलिमिटेड है। ठीक है, सारे के सारे उसको पे करने पड़ेंगे प्रोप्राइटर को। फिर उसके बाद लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, कि सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने के लिए तुम्हें कोई फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, मेरिट्स क्या है? इजी फॉर्म हो जाता है। डायरेक्ट मोटिवेशन है। डायरेक्ट मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि ये जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपना खुद काम करेगा और खुद ही प्रॉफिट ले जाएगा सारा का सारा, तो उसको अपनी मोटिवेशन आती है हार्डवर्क करने की। ठीक है, ताकि उसको पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। फिर उसके बाद हमारा फुल कंट्रोल है, उसके पास कोई डिसीजन हो जाता है क्योंकि उसको किसी और से कोई सलाह मशवरा नहीं करनी है, कोई डिसीजन वो वहाँ पे ले लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, छोटा बिजनेस है इसीलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है उसके लिए ऑपरेशन करना। ठीक है, सीक्रेसी मतलब वो खुद एक अपना ओनर है, मैनेजर भी वही है, तो जितने भी सीक्रेट है उसके बिजनेस के बारे में वो सिर्फ उसी को ही पता है, किसी और को नहीं पता है। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी हमारा यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद पर्सनल टच, कि जो हमारा जो प्रोप्राइटर है उसका पर्सनल टच है हमारे बिजनेस पे, उसके अपने बिजनेस पे। ठीक है, मतलब कस्टमर से क्या करता है वो पर्सनली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारा ये है। फिर उसके बाद हमारा इजी डिसोल्यूशन, अगर उसको प्रोप्राइटरशिप बंद करनी है तो वो उस दिन दुकान ना खोल के अपने दुकान का शटर एकदम ही ताला लगा सकता है। ठीक है, तो वह उसका फॉर्म डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसमें कोई उसको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, ना किसी को बताना है, जब चाहे जहाँ चाहे वो तब मतलब जहाँ क्या चाहेगा, जहाँ पे उसका फर्म होगा वहीं पे तो करेगा ना, जब चाहे वो वहाँ पे बंद कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा डीमेरिट्स क्या है कि यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, कैपिटल हमारा लिमिटेड होता है और मैन लेबर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी अदर मटेरियल्स है वो भी हमारे लिमिटेड हो पाते हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, कैपिटल नहीं होता उतना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लिमिटेड मैनेजर कैपेबिलिटी, कि एक ही पर्सन सारा का सारा मैनेजमेंट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, इसीलिए वो ये उसकी डीमेरिट्स बन जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, मतलब जिस भी बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होते हो, लार्ज क्वांटिटी में होती हो, प्रोडक्शन वगैरह है ना, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। देन उसके बाद हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि सोल प्रोवाइडर की हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लेस स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जब वो पर्सन मर जाएगा तो उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नो चेक एंड कंट्रोल, कि सोल ट्रेडर क्या है वो अपना अकेला सोल ट्रेडिंग कर रहा है, तो वहाँ पे कोई और उससे चेक करने का, कंट्रोल करने का दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक है, देन उसके बाद लेस स्कोप फॉर इकोनॉमीज ऑफ सेल, कि
वो क्या करता है कि क्या होता है कि हम जब बल्क में सामान खरीदते हैं तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्ट हम पे कम हो जाती है, तो वो अपॉर्चुनिटी सोल प्रोप्राइटर को ज़्यादा नहीं मिल पाती है, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस छोटा है। देन उसके बाद कहाँ सूटेबल है हमारा सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पे देखो हमारी जो अमाउंट कैपिटल नीडेड छोटी सी अमाउंट चाहिए होगी वहाँ पे, और जहाँ पे रिस्क कम हो वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जरूरी हो कस्टमर के साथ, और जहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स जो कि है कम हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऐसे बिजनेस में हमारा सोल प्रोप्राइटर सूटेबल होता है। देन उसके बाद हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली के क्या क्या फीचर्स हैं और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं और कहाँ पे सूटेबल है ये, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि हिंदू फैमिलीज में अगर कोई भी एक हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट के तहत, हिंदू लॉ के तहत वो अपना बिजनेस सेटअप करवा रही है तो वो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कर्ता होता है जिसके हाथ में सारा का सारा मैनेजमेंट होता है, और बाकी जो हमारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, पर क्या होता है कि वो उनके पास जहाँ उनका जितना शेयर है वो उतने तक ही उनको प्रॉफिट मिल पाता है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ जाता है, कर्ता के पास जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट में किसी को भी राइट नहीं है कि वो मैनेजमेंट कर सके सिवाय कर्ता के हाथ में सारा का सारा मैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद अदर मेंबर्स जो हैं उसकी कर्ता पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, कर्ता की अथॉरिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इतना कर सकते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से जब सारे के सारे मेंबर्स अग्री कर जाए कि जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए तो इतना ही कर सकते हैं बाकी मेंबर्स, और बाकी और कोई अदर फैसिलिटीज हमारे अदर मेंबर्स को नहीं है, ठीक है। कर्ता के पास ये पावर होती है कि बिजनेस के लिए वो फंड ले सकता है, रेज कर सकता है, ठीक है। और कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, अगर वो बोरो कर रहा है फंड तो वहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट जो अदर को पार्टनर्स है मतलब फैमिली मेंबर्स है उनको को पार्टनर्स कहा जाता है, वो क्या है सिर्फ उतने ही लायबल है जितना उनका बिजनेस में शेयर है, ठीक है। और कर्ता क्या है, अगर कर्ता क्या है अपने फंड्स का मिस अप्रोप्रिएट करता है तो उसको को पार्टनर्स को भी उतना ही कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, जितना को पार्टनर का शेयर है जॉइंट प्रॉपर्टी में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कर्ता की मौत हो जाती है तब भी हमारा जो फर्म है वो डिसॉल्व नहीं होता है, या फिर किसी और की मौत हो जाती है तो भी हमारा फर्म डिसॉल्व नहीं होता है। वो कब डिसॉल्व हो सकता है, जब सबकी मंजूरी, हिंदू फैमिली फर्म में सबकी ही मंजूरी हो जाए, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो जाए कि हाँ फर्म को डिसॉल्व कर दो, वो तभी कर सकता है। तो मैनेज क्या हमारी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैनेजमेंट पूरा का पूरा हमारा फैमिली कर्ता के हाथ में होता है, तो क्विक डिसीजन हो पाते हैं, हमारे सिक्रेसी मेंटेन रहती है, ठीक है। फिर लायबिलिटी में हमारे पास कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी क्या है, लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है, कर्ता की अनलिमिटेड होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने चाहे हो सकते हैं, ठीक है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। क्रेडिट वर्दिनेस क्या है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्रेडिट वर्दिनेस नहीं थी हमारी, यहाँ पे हमारी क्रेडिट वर्दिनेस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दूसरे लोग आके चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, सो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, और तुम क्या यहाँ पे फ्रंट रेज कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। इसमें क्या है कि पहला हमारा नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ पे क्या है कि कर्ता में क्या होता है सारा का सारा प्रॉफिट, एचयूएफ में क्या होता है सारा का सारा प्रॉफिट हमारा कर्ता के हाथ में जाता है, बल्कि अदर बिजनेसेस में क्या होता है कि हर एक मेंबर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पर कर्ता के हाथ में पूरा का पूरा प्रॉफिट जाता है एचयूएफ में। फिर उसके बाद लिमिटेड मैनेजर स्किल्स की जो हमारा जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट स्किल्स सोल प्रोप्राइटर के पास पूरी ना होने की वजह से क्या होता था, इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस हो जाती थी उसके बिजनेस ऑपरेशन में। वैसा ही सेम है, कर्ता अकेला मैनेजमेंट कर रहा है तो उसकी जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट होगा हर काम में, इसीलिए उसका ये क्या है लिमिटेशन बन जाता है हमारा मैनेजर स्किल्स का, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमारी अफेक्ट होती है। देन उसके बाद थर्ड है हमारा शॉर्ट लाइफ बिजनेस की, जो हमारी अगर फैमिली में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, क्वारल होता है, तो क्या होगा सारी की सारी मेंबर्स क्या करेंगे, अग्री कर देंगे डिसोल्यूशन के लिए, तो इस वजह से हमारी बिजनेस की शॉर्ट लाइफ हो जाती है, ठीक है। मतलब बिजनेस की लाइफ जो है यहाँ पे अनसर्टेन है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है। देन उसके बाद स्टेबिलिटी में क्या है कि कहाँ का स्टेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट हमारा वेयर इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड एज मॉडरेट, कि जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगती हो, ठीक है, और पर्सनल स्किल और जजमेंट हमारी नेसेसरी हो, लाइक सर्विसेज में, ठीक है, ज़्यादातर सर्विसेज वाली हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, ठीक है, छोटी शॉप्स हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी वेयर रिस्की बिजनेस इज टू बी अवॉइडेड, जहाँ पे रिस्क कम हो, ठीक है, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग वाली भी हमारी वहाँ पे भी सुटेबल है हमारी। देन उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप क्या है हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, जो कि हमारे 1932 में था, और अभी है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, दोनों ही यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ट्रेडिशनल बोला है तो पहले होता था अब नहीं होता, अभी भी पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है। देन उसके बाद हमारा रेगुलेशन हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की, और एलएलपी की हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, ठीक है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में 50 मेंबर्स हमारे मैक्सिमम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में हमारी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मर्जी है तो कराओ, नहीं करानी तो मत कराओ, ठीक है। एलएलपी में हमारी कंपलसरी है, एलएलपी में जाने के लिए आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। देन उसके बाद हमारी पार्टनरशिप में क्या है, ये अग्रीमेंट से फॉर्म होती है, पर जबकि एलएलपी में हमारी क्या है, बाय लॉ हम वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, किसमें हमारी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, हमारी एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। एलएलपी हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है क्या कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो आते जाएंगे और जाते जाएंगे पर बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। लाइक जैसे इमॉर्टल होते हैं, जैसे इमॉर्टल सोल्स होती है, तो वो हमारी कभी नहीं मरती है ना। तो वैसे ही हमारे जो कोई एक बिजनेस एंटिटी है जो कि हमारी कभी नहीं मरेगी। लाइक जैसे हमारी कंपनी में देखा होगा कि हमारे ओनर्स चेंज होते रहते हैं, बट हमारी कंपनी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, ठीक है, बट एलएलपी में हमारा परपेचुअल सक्सेशन मिलता है। देन उसके बाद हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वहाँ पे हमारी पार्टनरशिप डीड बनती है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। एलएलपी में हमारी एलएलपी एग्रीमेंट बनती है। फिर उसके बाद लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप में हमारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बट जबकि एलएलपी में क्या है, हमारी वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है। पर अगर उन्होंने जो मेंबर्स है उन्होंने कोई फ्रॉड किया है या नेग्लिजेंस किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो वहाँ पे उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। देन उसके बाद हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनरशिप फर्म हमारा किससे बना है, मतलब इसमें हमारी क्या है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ठीक है। पर एलएलपी में क्या है कि सारे के सारे पार्टनर किसके एजेंट है, एलएलपी फर्म के, किसी और पार्टनर के नहीं है। देन उसके बाद लीगल कंप्लायंसेस। एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द लीगल ऑब्लिगेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी लीगल ऑब्लिगेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट हमारी जो एलएलपी है उसमें सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही वो लीगल ऑब्लिगेशन लेंगे। मतलब जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अगर वो इंडियन पार्टनरशिप फर्म है और उस पर कोई केस हुआ है तो सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो वहाँ पे लीगल कॉम्प्लियंसेस के लिए ऑब्लिगेट होंगे। बट एलएलपी के अगेंस्ट अगर किसी ने केस किया है या फॉर्म में भी किया है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन वहाँ पे किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एनुअल फाइलिंग जो होनी होती है हमारी रिपोर्ट्स की ऑडिटिंग, वो हमारी रजिस्ट्रार से करानी मैंडेटरी है, किसमें और किसमें नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमारी ये मैंडेटरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें फाइल कराने की, ठीक है। बट एलएलपी में हर साल तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न जमा करानी ही पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद वाउंड अप। कैसे हम पार्टनरशिप फर्म का वाउंड अप करते हैं कि जब सारे के सारे पार्टनर मतलब अपनी मंजूरी दे दे कि हाँ पार्टनरशिप हम वाउंड अप कर दें, तो वहाँ पे वो वाउंड अप कर दिया जाता है, ठीक है। पर एलएलपी में कोई भी जो है किसी भी पार्टनर की विल पे वाउंड अप नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर पे हमारी क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा कौन से बेसिस पे, हमारा एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन के बेसिस पे। इसमें हमारे दो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। पहला हमारा एक्टिव पार्टनर, दूसरा हमारा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर में जो हमारी जो मैनेजमेंट होती है, बिजनेस की जो मैनेजमेंट हो रही है, उसमें वो जो पार्टनर अगर पूरा का पूरा योगदान दे रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो वो हमारा एक्टिव पार्टनर होता है। उसको हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। और देन उसके बाद हमारा स्लीपिंग पार्टनर, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसने क्या किया है, सिर्फ इन्वेस्ट किया है अपना कैपिटल और वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, फर्म के फंक्शनिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर होता है। ऐसो को हम डोमेंट पार्टनर भी कहते हैं। देन उसके बाद सेकंड बेसिस है हमारी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बेसिस पे। तो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है कि ऐसा कोई एक पार्टनर है जिसने अपना नाम दिया है हमारी फर्म को यूज करने के लिए, उसने कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो वहाँ पे प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। पर उसको क्या है, वहाँ पे लॉस के लिए वो लायबल हो जाएगा। क्यों वो लॉस के लिए क्यों लायबल होता है? क्योंकि देखो पहले वो फर्म एबीसी कंपनी थी, ठीक है, मान के चलते हैं वो फर्म पहले एबीसी पार्टनरशिप थी, ठीक है। अब उस पर एक जो लाइक टाटा का नाम जुड़ गया, ठीक है। टाटा का नाम जुड़ा, उन्होंने वो नॉमिनल पार्टनर बन गए टाटा वाले, तो क्या हुआ, अब टाटा एबीसी हो गया है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पहले लोग एबीसी नाम सुन के खरीदारी नहीं कर रहे थे उस पार्टनर से, उस फर्म से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, कस्टमर नहीं थे उसके, अब क्या हुआ, टाटा का नाम जुड़ने से वो क्या हुआ, उसके कस्टमर बन गए। तो अब जो वो टाटा का नाम जुड़ने से वो कस्टमर बने हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर वो केस करता है, उस टाटा के नाम की वजह से वो कस्टमर बना है और फिर उसमें वो डिससेटिस्फाइड है और उसने केस किया है उस पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ, तो क्या होगा, वहाँ पे टाटा भी ऑब्लिगेट लायबल होगा अपने उसके लिए, क्योंकि जो कस्टमर की डिसीजन थी वो किस लिए अफेक्ट हुई, हमारे नॉमिनल पार्टनर की वजह से हुई है, ठीक है। इसलिए वो लॉस में लायबल होता है। अदर पार्टीज के लिए वो लायबल होता है केसेस में, ठीक है, अगर कोई केस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट, कि ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हों, ठीक है। ऐसे पार्टनर्स हमारे कौन होता है, हमारा माइनर होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो माइनर है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, वो कभी भी माइनर जब तक वो है तब तक वो कहीं भी लायबल नहीं होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में भी अगर वो पार्टनर बन रहा है तो वहाँ पे उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो कोई लायबिलिटी वहाँ पे नहीं करेगा किसी की भी। देन उसके बाद हमारा थर्ड है बेस्ड ऑन द लायबिलिटी, कि लायबिलिटी के बेस पे हमारी कौन सी पार्टनर पे क्लासिफिकेशन है। पहला हमारा लिमिटेड पार्टनर, देन हमारा जनरल पार्टनर। लिमिटेड, तो पहला है हमारा लिमिटेड पार्टनर क्या होता है, कोई एक ऐसा पार्टनर जिन्होंने क्या किया है, एक कैपिटल में जितना कंट्रीब्यूट किया है वो वहाँ तक ही उतना ही लिमिटेड
है उसकी लाइबिलिटी क्या है, उतनी ही लिमिटेड है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। जो ऐसे पार्टनर्स होते हैं वो क्या होता है, उनको मेंबर मतलब मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, ठीक है, पर वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं जनरल मेंबर्स को, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे वो उसके जो एक्ट्स होते हैं वो फर्म को बाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो उसके पास ये राइट होता है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, वो मैनेजमेंट पार्टी नहीं कर सकता पर इंस्पेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जनरल पार्टनर हमारा क्या है, अनलिमिटेड पार्टनर है, जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और हर एक पार्टनर जो है नॉट अनलिमिटेड पार्टनर है वो हमारा कैसे जनरल पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि दो पार्टनर हो सकते हैं, दो टाइप ऑफ पार्टनर ही हो सकते हैं, एक तो वो अगर लिमिटेड होगा और दूसरा हमारा अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड वाला हमारा जनरल पार्टनर कहलाता है। देन उसके बाद हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिहेवियर के बेस पे हमारा क्या है कि देखो कि एग्जांपल देती हूँ, कोई दो पार्टी है, ठीक है, वो दोनों ही पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई है, ठीक है, पर ए पार्टी है उसमें ना एक पर्सन सी है जो कि उस पार्टी का ए पार्टी के साथ मतलब उसके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, ए के साथ जा रहा है वो मीटिंग करने, ठीक है। अब ए और सी एक साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, बी के साथ मीटिंग हो रही है उनकी, ठीक है। अब ए और बी की जब बातें हो रही थी तब जो सी है वो भी कुछ कमेंट्स मतलब इन्फॉर्मेशन बता रहा था, जो भी बातें हो रही थी उसमें सी भी पार्टिसिपेशन कर रहा था, ठीक है। और उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि जो सी है वो उस ए पार्टी के बिजनेस पे नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो अपना एक ऐसे कुछ एक्ट्स कर रहा है जिसको सामने वाले पर्सन को लगे कि वो इसी पर्सन मतलब इसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, फर्म के लिए काम कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे स्टॉपल उसको कहा जाता है पार्टनर बाय स्टॉपल। आप रियल में पार्टनर नहीं हो पर आप ऐसा कंडक्ट कर रहे हो जिससे कि सामने वाले पर्सन को लगे कि आप पार्टनर हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर बाय स्टॉपल में आता है। यहाँ पे क्या है, वो हमारा पार्टनर बाय स्टॉपल क्या है, वहाँ पे उसको पार्टनर तो है नहीं तो वो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर क्या है वो वहाँ पे लाइबल हो जाता है। क्यों लाइबल हो जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें नॉमिनल पार्टनर वाला बताया वैसे ही, क्योंकि वहाँ पे जो सामने वाला पर्सन था, ठीक है, सामने वाले पर्सन को उसने जब डिसीजन लिया तब तुम भी उसको दिखा रहे थे कि तुमने क्या किया है, तुम उसको ऐसे दिखा रहे थे कि तुम उसके बिजनेस के पार्टनर हो तुम भी, ठीक है। तो इसी वजह से और इसी दो कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा एस्टॉपल का है ना, वहाँ पे जो सामने वाले पर्सन के डिसीजन होंगे उसमें एस्टॉपल का भी कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, इसीलिए। देन उसके बाद पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हमारा क्या है, एस्टॉपल की तरह है, सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस है कि हम कोई एक जैसे यहाँ पे अब ए और बी पार्टनर जो मीटिंग करने जा रहे थे, ठीक है, उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। सी अब क्या है, ए के साथ नहीं गया, ठीक है, बट ए और बी में बात हो रही है कि ए ने क्या बोला कि सी जो मेरा पार्टनर है, एक्चुअली में सी वहाँ पे पार्टनर नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला कि सी मेरा पार्टनर है, ठीक है। और फिर सी ने बाद में उसको ये नहीं कहा कि मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ, क्लैरिफाई नहीं किया, ये जानते हुए भी कि ए ने बोला है कि मैं उसका पार्टनर हूँ, ठीक है। अगर आप क्लैरिफाई नहीं करते हो, अगर ये तुम जानते हो कि किसी ने तुम्हें पार्टनर एज अ पार्टनर बताया है किसी से और तुम उसको क्लैरिफाई नहीं करते हो, तो तुम क्या कहलाओगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। लाइक जैसे वहाँ पे बहुत पहले एक मीम निकला था कि एक फादर होते हैं, वो अपने बेटे से बोलते हैं तुम अंबानी की लड़की से शादी करोगे, और फिर वो बोलता है ठीक है अंबानी की लड़की है तो फिर मैं कर लूँगा। फिर उसके बाद वो लड़का जाता है अंबानी के पास, वो कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे लड़के से करवा दो। तो फिर वो अंबानी पूछता है कि तुम्हारा लड़का क्या काम करता है, तो फिर वो बाप बोलता है कि वो कौन से बैंक में नौकरी करता है, कोई वर्ल्ड बैंक या फिर आरबीआई ऐसे कुछ बैंक में वो नौकरी करता है। तो फिर अंबानी बोलता है हाँ तो ठीक है मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद वो उस बैंक में जाता है, फिर वो बोलता है कि मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। फिर वो कहता है कि ऐसे तो नहीं लगेगी। फिर वो बोलता है कि अंबानी का सन इन लॉ है मेरा लड़का, तो फिर वो उसकी नौकरी लगा देता है। तो वो क्या हो रहा है कि होल्डिंग आउट का एक पार्ट वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वैसे तो अभी तक अंबानी को पता नहीं चला है कि नौकरी कैसे ली है उसके फादर ने, तो वहाँ पे वो नहीं मतलब उसको उसने क्लैरिफाई वाला कंडीशन नहीं हुआ। पर क्या मैं ये बताना चाहती थी कि हम क्या करते हैं, कोई एक पार्टनर क्या करता है, किसी और का नाम लेके बताता है कि वो मेरा पार्टनर है, और ये बताने के बाद वो उससे कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या होगा कि अगर जो वो फादर था, हाँ ठीक है, फादर ने बोला कि वो अंबानी की लड़की है। अब वो जो अंबानी की लड़की उसको मना कर दे कि नहीं मैंने तुम्हारे पापा से कोई बात नहीं करी थी, ठीक है, तो फिर वो मना कर दे तो क्या होगा, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं बनेगी वहाँ पे। पर उसने अगर पता होने के बाद मना नहीं किया तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाती है, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए दिया था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा डिफाइन अ कंपनी डिफाइन करनी है हमें, और उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होता है। देखो सेक्शन 220 में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में बताया है कि जो भी कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है, कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है और उससे पहले जो कंपनी लॉ थी उसके अंदर रजिस्टर्ड है, इन दोनों में से किसी भी एक में रजिस्टर्ड है तो वो हमारी क्या होगी, हमारी कंपनी कहलाएगी, ठीक है। और कुछ फीचर्स वगैरह हमारे उस एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर प्रोफेसर हैनी ने ये डिफाइन किया है क्या,
A company is an incorporated association which is created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। कि क्या होता है, हमारे जो कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है किसी लॉ के तहत, ठीक है, और क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी परपेचुअल सक्सेशन होता है और उसका एक कॉमन सील होता है, ठीक है। कॉमन सील क्या होता है कि उसके एक सिग्नेचर अपने खुद के एक सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो वो हमारी कॉमन सील होती है। देन उसके बाद हम फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स पहला हमारा क्या है कि ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कि ये कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 50 से ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और ये अदरवाइज़ क्या होगी, अगर 50 से ज़्यादा है, तुम्हारे मेंबर्स 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पे तुम्हारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और अगर तुम्हारी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल कहलाएगी। पर अगर तुम्हारे जो बिज़नेस का मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है और तुम्हारी एक्सीड कर रही है 50 की लिमिट से एक्सीड कर रही है मेंबर्स, तो तुम वहाँ पे इलीगल नहीं कहलाओगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारी पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे 7 होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में हमारे एटलीस्ट 2% हमारे मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए हमारी 1 पर्सन रिक्वायर्ड है, ठीक है, 1 ही पर्सन रिक्वायर्ड है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम तो होंगी नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि यहाँ पे देखो कंपनी को क्या है, एक कॉमन सील दी जा रही है, मतलब उसके खुद के अपने एक सिग्नेचर है, लोगो है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि उसको अपनी एक लीगल एंटिटी दी जा रही है, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। उसका बर्थ मतलब नेचुरल बर्थ के अलावा उसका क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल क्रिएशन हो रही है बट उसकी एग्जिस्टेंस हो रही है, ठीक है। किसके तहत हो रही है, लॉ के तहत हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो कंपनी है वो क्या है, हमारा एक लीगल पर्सन है, ठीक है, बट क्या है, नेचुरल लीगल पर्सन नहीं है, हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है लॉ के आंखों में, ठीक है। तो जो क्या है कि जो भी एक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन जो भी काम कर सकता है वो एक कंपनी कर सकती है, लाइक जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में आना, परचेज एंड सेल करना, ठीक है, फाइल सूट करना, कंपनी के नाम में फाइल, कंपनी अगर कोई कंपनी किसी और को फाइल सूट करना चाहती है किसी और के अगेंस्ट में, तो वो क्या करेगी, कंपनी खुद अपने नाम से, कंपनी के नाम से केस फाइल सूट कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो हमारे मेंबर्स है वो अलग है और हमारी जो कंपनी है वो अलग है, एक लीगल पर्सन है, ठीक है। देन उसके बाद परपेचुअल एक्सिस्टेंस मैंने बता दिया है कि क्या मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे पर कंपनी हमेशा सालों साल चलती रहेगी। देन उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है यहाँ पे पार्टनर्स की, ठीक है, और कितनी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने शेयर सब्सक्राइब करा रखा है, जितना उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। देन उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज होती है वहाँ पे हम शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हम क्या करते हैं, पब्लिक कंपनीज में हम यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉमन सील मैंने बता दिया है। देन उसके बाद हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी, क्या हमारा सेपरेट लीगल पर्सन है तो वो हमारी एक सेपरेट प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा मेरिट्स ऑफ कंपनी क्या है कि हमारे पास कंपनी में क्या होता है, लार्ज कैपिटल हमारे पास होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब लार्ज कैपिटल है तो उसके बाद फिर हमारे पास ये हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम फंड रेज कर सकते हैं। कैसे फंड रेज कर सकते हैं, शेयर और डिबेंचर इशू करके मार्केट में, ठीक है, लार्ज नंबर में हम इतना इशू कर सकते हैं शेयर्स, ठीक है। देन उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि वो हमारा परपेचुअल सक्सेशन है। फिर हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कि हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम जितना चाहे फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कंपनीज़ के पास क्या होता है कि उन्हें अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे ऑडिट करवाने पड़ते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और फिर उसको पब्लिक में पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंपनीज़ के बारे में पता चलता है, पब्लिक को कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो पब्लिक होती है उनका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कैसी कंपनी है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है। फिर 7 में है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो कि इसमें क्या है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स किस चीज़ में, पहले हमने जाना था कि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हम नहीं कर सकते अपने शेयर्स को दूसरे शेयर होल्डर पे, ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे बोला गया है कि उसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक शेयर को हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं कभी भी जब हम चाहें, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और वो कैसे हो सकता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हम उसको सेल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि जो हमारी जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, हमारे प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि तो बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो हमारे डायरेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे टैक्स बेनिफिट्स, कि जब कंपनी को क्या होता है, कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर वो बैकवर्ड एरिया से आया हुआ होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे कुछ टैक्स कंसेशन उसको मिल जाते हैं। देन उसके बाद रिस्क डिफ्यूज, अब क्या है, कंपनी में क्या है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में। तो क्या होता है, अगर स्मॉल इन्वेस्टर है तो उसका भी हमारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद डीमेरिट्स इन कंपनी,
क्या है ये पहला डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, कि जो हमारा कंपनी है वो उसके फॉर्मेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले प्रमोटर होता है, फिर वो इनोवेशन लाता है, आइडियाज़ लाता है, फिर उसके बाद उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और रजिस्टर कराने में उसको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है। देन उसके बाद लैक ऑफ सिक्रेसी, क्योंकि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में हमारी सारी मैनेजमेंट की डिसीजन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो उनको क्या होता है कि सब मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अब सबको वो चीज़ें पता है। अब वो क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को वो अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। सीक्रेट्स को यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सेक्रेसी बहुत ही कम होती है कंपनीज में। देन उसके बाद डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो कोई भी अगर डिसीजन लेना हो कंपनी में, वो कब लिया जाता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करते हैं, और उसमें जब सारे डिसीजन लेते हैं तब जाके हमारी कोई भी डिसीजन फाइनल होती है। ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई डिसीजन हमें चाहिए होगा तो वो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पहले मीटिंग अपॉइंट करनी पड़ेगी, मीटिंग मतलब अरेंज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स आएंगे, फिर उसके बाद मीटिंग होगी, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमारा जो होता है डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। देन उसके बाद हमारा नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अब पर्सन में बायसनेस तो होती है, तो क्या होता है ग्रुप फॉर्म हो जाता है उन लोगों का। अगर ग्रुप फॉर्म हो, तो अगर मेजॉरिटी ग्रुप्स फॉर्म हो जाती है, तो जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, जो ज़्यादा सहमति दे तो वो जीत जाता है ना। तो वैसे ही जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में होता है, मेजॉरिटी वाली ग्रुप की जो डिसीजन होती है वो जीत जाती है, और माइनॉरिटी वालों को उनके इंटरेस्ट को दबा दिया जाता है। ठीक है। तो वही है। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो इसमें क्या होता है कि देखो हमारी जो कंपनीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। ठीक है। अब वो डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास उनके पास क्या होती है, वो अपने पॉलिसीज फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या हो गया कि वो कुछ हाथों में वो इकोनॉमिक पावर उनकी हो गई। ठीक है। तो वो हमारा है। और फिर क्या हो सकता है कि हमारी जो सब्सिडियरीज कंपनीज बन जाती है। ठीक है। तो सब्सिडियरीज कंपनीज की ओनर कंपनी क्या है, वो ब्रांच कंपनी है ना, हेड कंपनी हमारी ओनर कंपनी, तो वो हेड कंपनी जो है हमारी, उसके हाथ में क्या है, इकोनॉमिक पावर है। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर होता है। देन उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, की देखो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ओनर्स अपनी खुद से अपनी बिजनेस चलाते हैं, पर कंपनी में क्या होता है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कंपनी चलाते हैं, तो वो उनकी खुद की अपनी नहीं है कंपनी, तो इसीलिए क्या है, वो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हमारी ज़्यादा होती है कंपनीज में। ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स उन्हें करनी पड़ती है। देन उसके बाद फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट, कि फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि अब देखो पर्सन है, तो पर्सन तो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, तो क्या हो सकता है डायरेक्टर्स या फिर पर्सनल मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं, वो कंपनी के रिसोर्सेज के, कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है उनका गलत इस्तेमाल अपने खुद के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी को लॉस हो सकता है। ठीक है। तो वो हमारा फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट है। जैसे किसी कंपनी की पर्सनल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करना। ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो हमारे शेयर्स इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करना। ठीक है। ट्रेडर्स में अपने, तो वो सारी हमारी इसमें आती है। देन उसके बाद सुटेबिलिटी क्या है हमारे और कंपनी की, कि क्या होता है जब हमें बिजनेस हमारा बहुत ही बड़े स्केल पे हो तो हमारे अब ये ज़रूरी होता है। ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड हो तो हम कंपनी कर सकते हैं, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो कि ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज़ या फिर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़ में होती है, तो उनके लिए ये सही है। फिर उसके बाद सर्विसेज एंटरप्राइज जो होती हैं वो भी हमारी कंपनीज बन सकती हैं। ठीक है। देन उसके बाद है हमारा प्राइवेट कंपनी और डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो देखो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, देखो प्राइवेट कंपनी क्या है, वो भी हमारी एक कंपनी है, पर डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो हमारी शेयर कैपिटल है वो उतना ही शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं जितना उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। ठीक है। और हमारे जो राइट्स होते हैं मेंबर्स के, वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो किसी को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मेंबर्स हमारे, फिर उसके और यहाँ पे लिमिट है कि 200 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है। अब उस मेंबर्स में क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको नहीं गिनेंगे उस 200 मेंबर्स में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे प्रोहिबिट्स अ कंपनी टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज़, जो उसकी सिक्योरिटीज़ है। ठीक है। उस पर वो अपने पब्लिक को वो सब्सक्राइब नहीं कर सकती, जिससे कि वो फंड रेज कर सके। ठीक है। देन उसके बाद हमारा है कि अगर हमारी कोई दो पर्सन है। ठीक है। और वो एक शेयर मतलब होल्ड करते हैं, जॉइंटली होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सिंगल मेंबर गिना जाएगा। ठीक है। मिनिमम नंबर क्या है हमारी प्राइवेट कंपनी की, 2 दो मेंबर होने चाहिए मिनिमम हमारे प्राइवेट कंपनी बनने के लिए। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के एंड में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा आएगा। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, एटलीस्ट 2 नंबर्स मिनिमम हमारे 2 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम हमारे 7 मेंबर्स चाहिए। देन उसके बाद प्राइवेट कंपनी में हमारे मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज हमारे हो सकते हैं कितने भी हो। ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक कंपनी में हमारी मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स में। ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी के एंड में हमारा प्राइवेट लिमिटेड आएगा, पब्लिक कंपनी के एंड में हमारा पब्लिक लिमिटेड और लिमिटेड आएगा। ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी के मिनिमम जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम हमारे 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या है, हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स
के लिए वो पब्लिक में शेयर्स से मतलब इनवाइट नहीं कर सकती अपने पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर खरीदने के लिए, ठीक है। पर क्या है, पब्लिक कंपनी में क्या है, वो इनवाइट कर सकती है अपने पब्लिक को शेयर्स एंड डिवेंचर्स खरीदने के लिए। देन उसके बाद हमारा प्राइवेट कंपनी में जो सिक्योरिटीज़ हैं डीमैट फॉर्म में वो नई कंपनी इशू नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज़, ठीक है। पर पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है। देन उसके बाद प्रोस्पेक्टस मतलब कि हमारी जो जिसमें हमारी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं सारी की सारी, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, अदर रिपोर्ट्स होती है, वो हमारा प्रोस्पेक्टस है। तो प्राइवेट कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है, पर पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी है, ठीक है। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि वहाँ पे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई लिमिट नहीं है, वो उसकी चाहे जितनी भी कम सब्सक्रिप्शन वो अलॉट कर रही है शेयर्स में, कितने भी कम सब्सक्रिप्शन में कर रही है वो कर सकती है। पर पब्लिक कंपनीज में क्या है, एक लिमिट है हमारी कि वो उतनी ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा ही उसको अलॉट करनी है हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते हैं, बट हमारी पब्लिक कंपनी में हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए या मतलब अपॉइंट करना ज़रूरी है, ये ऐसा। तो प्राइवेट कंपनी में हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें अपॉइंट करना ही है, ठीक है, वो मर्जी है। फिर उसके बाद जो हमारी पब्लिक कंपनी है वहाँ पे क्या है, अपॉइंट करना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद उस जो डायरेक्टर है उसकी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होनी चाहिए या नहीं। तो हमारी प्राइवेट कंपनी में जब हमारा वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही ज़रूरी नहीं है तो उसकी रिटायरमेंट के बारे में क्यों बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई नीड नहीं है रिटायर रोटेशन से होने की। और पब्लिक कंपनी में क्या है कि वहाँ पे हमारा डायरेक्टर हमेशा जो डायरेक्टर्स हैं हमारे रोटेशन वाइज हमारे रिटायर होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मैनेजर रेम्यूनरेशन की जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको रेम्यूनरेशन कितनी उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उनको जो सैलरी मिल रही है उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि तुम्हारे टोटल मैनेजर रेम्यूनरेशन जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारी नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप एंड इट्स फीचर्स, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड सुटेबिलिटी, ठीक है। तो पार्टनरशिप हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप हमारा होता है जब कोई भी पर्सन्स, ठीक है, वो अग्री करते हैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए और बिजनेस में अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के साथ बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे के सारे काम करेंगे या फिर कोई एक काम करेगा सबके नाम पे, ठीक है, एक्टिंग मतलब सबके एक्ट पे वो काम करेगा, ठीक है। द पर्सन हु ओन द पार्टनरशिप बिजनेसेस आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। तो उनको क्या कहते हैं, हम पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली उनको फर्म कहते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स हमारा पहला प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन कि हमारे दो और दो से ज़्यादा हमारे पर्सन होने चाहिए, ठीक है, बट मैक्सिमम लिमिट हमारी है 50, ठीक है। देन उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है हमारे पार्टनर्स के बीच में, अग्रीमेंट बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। तो अग्रीमेंट क्या हमारी ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। देन उसके बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे के साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी फर्म की इनकम आ रही है उसको अपने मतलब सब में आपस में शेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कि जो हमारी जो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, तो वो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कहलाता है। देन उसके बाद हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ये क्या है कि हमारे जो पार्टनरशिप की है हम लोगों ने उसका जो मोटिव है वो क्या है, कोई लॉफुल बिजनेस करना और फिर उसके प्रॉफिट शेयर करना, तब जाके वो हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो रही है और प्रॉफिट शेयर भी हो रहे हैं और बिजनेस नहीं हो रही है तो भी हमारा अगर कोई मतलब जैसे कि कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं एनजीओ टाइप, तो वो हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ठीक है। एनजीओ में क्या होता है, हमारे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में काम करते हैं, प्रॉफिट भी वो शेयर करते हैं, ठीक है, पर वो क्या है वहाँ पे वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो एनजीओ मतलब एनपीओ कहलाता है और पार्टनरशिप नहीं कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है कि हर कोई एक दूसरे का प्रिंसिपल है और हर कोई एक दूसरे का एजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि जो हमारी लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में वो हमारी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। देन उसके बाद गुड फेथ एंड ऑनेस्टी कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो क्या है, ऑनेस्ट होने चाहिए, एक दूसरे से ऑनेस्ट होने चाहिए और पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक गुड फेथ पे बनना चाहिए कि एक दूसरे पर भरोसा है तो हमारा बन रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट हमारे पार्टनर्स एक दूसरे से ऑनेस्ट होने चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें बिजनेस के बारे में है वो सारा एक दूसरे को बताना चाहिए सही, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कि यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है हमारे शेयर ट्रांसफरिंग में कि जो भी पार्टनर्स है एक किसी और को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर्स कि दूसरे सारे की सारी कंसेंट चाहिए। अगर उसको अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफर करना है तो उसको क्या है, सब सारे पार्टनर्स की मंजूरी चाहिए, तब जाके वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। देन उसके बाद मेरिट्स क्या है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के कि ये हमारी इजीली फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जबकि कंपनी हमारी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, हमारी बहुत फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती है। देन उसके बाद हमारा मोर कैपिटल अवेलेबल, हमारे सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे कैपिटल हमें मिल जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ओनर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मोर डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, देखो ये हमारा कब पॉसिबल है, जब हमारे पास जो ओनर्स हैं पार्टनर्स हैं वो क्या है, एक फील्ड के ना हो, वो अपने अपने अलग अलग फील्ड के हो। तो जब वो अलग अलग फील्ड से आएंगे तो क्या होगा, हर फील्ड की जानकारी उस मैनेजमेंट में स्किल्स ला पाएंगे, ठीक है, उस बिजनेस में स्किल्स आएंगी अलग अलग फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डाइवर्स स्किल्स और एक्सपर्टाइज हमें मिल पाएगी।
फिर उसके बाद क्या है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, तो देखो जो पार्टनर्स है वो खुद ओन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे उनको डिसीजन लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो वो क्या है, अगर कोई हमारे मार्केट में चेंज आता है, चेंजिंग कंडीशन आती है, तो वो उन पर क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ईजिली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। तो वो एक पर्सन भी किसी सारे पर्सन मतलब सारे के सारे अगर वो एक जगह नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो भी क्या होता है एक पर्सन हमारा उन सारे के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। देन उसके बाद हमारा सीक्रेसी की यहाँ पे क्या है, सेक्रेसी यहाँ पे कम पाई जाती है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में सेक्रेसी हमारी कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओनर्स हमारे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सेक्रेसी कम होती है, पर सेक्रेसी फिर भी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्म है, फर्म को पार्टनरशिप फर्म को क्या है अपने अकाउंट्स को पब्लिक में पब्लिश नहीं कराना पड़ता, ठीक है, तो वहाँ पे उनको बताना नहीं पड़ता है, वो मेंटेन कर सकते हैं अपनी सेक्रेसी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे कीन इंटरेस्ट की जो हमारे पार्टनर्स हैं वो क्या है, उनको लॉस बियर करना पड़ेगा, और अगर कोई रिस्क आता है हमारे बिजनेस में तो उन्हें अफेक्ट करेगा, तो इसलिए क्या है वो अपने बिजनेस में इंटरेस्ट उनका बना रहता है, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉफिट आएगा तो मुझे ही आएगा और लॉस होगा तो मेरा ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन में क्या है हमारा कि हमारे पास जो पार्टनर्स होते हैं उनके सारे के सारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर को कोई डिससेटिस्फैक्शन है, वो किसी चीज़ से उसको मतलब मंजूरी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है उस बिजनेस से, या फिर वो कह सकता है कि फर्म डिसोल्यूशन करे, ठीक है, तो वो ऐसा बोल सकता है। देन उसके बाद चेक्स एंड कंट्रोल्स ओवर केयरलेस डिसीजन, कि जो पार्टनर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं वो कोई हैस्टी और मतलब रेकलेस डिसीजन नहीं लेंगे, केयरलेस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो डिसीजन गलत लेंगे तो वो सारा का सारा जो रिस्क है उनका खुद का है, ठीक है, तो वहाँ पे वो नहीं करते हैं ऐसा। देन उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, की रिस्क जो है लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है, जैसा सोल प्रोप्राइटर में वो अकेला रिस्क हैंडल कर रहा था, पर यहाँ पे क्या है रिस्क उसका बढ़ जाता है। देन उसके बाद हमारे डीमेरिट चेक की सबके लिमिटेड कैपिटल होते हैं, ठीक है, कंपनी की तरह हम ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकते, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की, कोई पब्लिक कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे नहीं होता कि हम पब्लिक से हम फंड रेज नहीं कर सकते, पब्लिक में हम अपनी अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पे पब्लिक जो होगी हमारी वो हम पे उसका ट्रस्ट नहीं बनेगा वहाँ पे, तो हम आपसे फंड रेज नहीं कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट को हम दूसरे पार्टनर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिना सारे के सारे पार्टनर के कंसेंट के, ठीक है। देन उसके बाद अनसर्टेनिटी है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पार्टनर है वो कभी भी डेथ हो सकता है, और जिसकी वजह से डेथ हो सकता है, या फिर वो ल्यूनैटिक हो सकता है, ल्यूनैटिक मतलब पागल या आधा पागल, ठीक है। इंसॉल्वेंसी मतलब कि दिवाला निकल जाना, ठीक है, जब वो किसी भी लायबिलिटी को पे करने के केपेबल ही नहीं है तो हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है। वो हमारी ऐसे हो जाने पे क्या होता है कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्यूशन हमारा हो जाता है, इसीलिए क्या है कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स, कि अगर कन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं पार्टनर्स के अंदर तो क्या होगा, ये हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, कि देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक पार्टनर क्या है सबके लिए एक्ट कर रहा है ना, एज अ एजेंट सबके लिए एक्ट कर रहा है, तो क्या होता है कभी कभी क्या हो सकता है वो पार्टनर या तो डिसऑनेस्ट हो या फिर वो फ्रॉड कर रहा हो, तो उससे क्या होगा एक पार्टनर की वजह से कि सारे के सारे पार्टनर जो हैं उनको मतलब उनको भी रिस्क है, ठीक है। उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, क्या कहाँ सुटेबल है, कि जब हमारा सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस ग्रो करना चाहे तो हमारा ये पार्टनरशिप हो सकता है, और मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज में हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं हमारे प्रोफेशनल फर्म्स जो हैं वो हमारे पार्टनरशिप कर सकते हैं, लाइक जैसे ऑडिट हो गए, लॉ हो गए, तो ये सारे हमारे इसमें क्यों क्योंकि वो क्या होगा फिर अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ आएंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनलिटी बनती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, व्हाट इट्स फीचर एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि हमारी रजिस्टर्ड है, कौन से एक्ट के तहत, LLP एक्ट 2008 के तहत हमारा ये रजिस्टर्ड है, ऐसा बोला गया है किसमें, सेक्शन 21(9) में बोला गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के, ठीक है। अब ये क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये क्या है एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये परपेचुअल सक्सेशन कैरी करता है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या है कि इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हमें, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सारा तुम ऊपर पढ़ चुके हो, मीनिंग बता रखा है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद मेरिट्स क्या क्या है कि हमारी जो LLP है उसकी फॉर्मेशन हमारी कंपनी से ईजी पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो LLP है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, अपना बिजनेस मतलब अगर पार्टनर्स डिसाइड करे कि उनको अपना खुद ही रन करना है, मैनेज भी करना है, तो वो LLP अग्रीमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर इन LLP में देखो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंडिविजुअल ही पार्टनर्स हो, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं। देन उसके बाद हमारा इजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द LLP अग्रीमेंट, कि ओनरशिप इजीली ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे। LLP क्या है, हम LLP में हमारे मेंबर्स की लिमिट नहीं है, ठीक है, तो मेंबर्स की जब लिमिट ही नहीं है तो फिर हम फंड की भी कोई लिमिट नहीं है, हम जितना फंड रेज कर सकते हैं मेंबर्स ऐड करके, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारे डीमेरिट्स क्या है हमारे LLP के, कि हम पब्लिक से शेयर्स और डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हमारी, जैसे हम कंपनी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी टाइम और मनी इन्वॉल्व हो रही है हमारी फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP,
देयर इज नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर्स एज इन केस ऑफ कंपनी की सेपरेट नहीं है हमारी, जो ओनर्स हैं वो वही मैनेजर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी कंपनी में अलग अलग चीज़ें होती थी पर यहाँ पे नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का हमारा सेम, जैसे सेपरेशन मैनेजमेंट और ओनर सेम होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे हमें लीगल फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद देयर इज लाइक ऑफ बिजनेस सेक्रेसी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एवरी ईयर विद रजिस्ट्रार, कि देखो यहाँ पे हमारी जो सेक्रेसी है वो कम हो जाती है हमारे, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमें डॉक्यूमेंट हर साल फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये तुम लोग कर लेना, मैंने तो वैसे समझा दिया है तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, स्टेट विच इन सुटेबिलिटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बिजनेस क्या है हमारा, कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और देखो कुछ लोग वो कौन से लोग होते हैं जिनके लिमिटेड मीन्स है, मतलब जो रिसोर्सेज है उनके पास वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए वो जॉइंटली एक साथ मिल रहे हैं ताकि सबकी कॉमन इकोनॉमिक जो वांट्स हैं वो पूरे हो सके, इकोनॉमिक वांट्स पूरे हो सके, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेशन है डेमोक्रेटिकली कंट्रोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि डेमोक्रेटिक होता है, ये सबके वोट से होता है, ठीक है। जो भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल जो होती है, मतलब कंट्रोलाइजेशन, मतलब बिजनेस में जितने भी कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं, जो भी मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, डेमोक्रेटिकली होती है, ठीक है। सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन बनाते हैं कैपिटल में, ठीक है। और सबको क्या है, एक फेयर शेयर ऑफ रिस्क और बेनिफिट्स दी जाती है, ठीक है। देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी, ये हमारी रजिस्टर्ड होती है कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, ठीक है। इसमें हमारी क्या है, कंसर्न स्टेट इन विच सोसाइटीज रजिस्टर्ड ऑफिस, कि जो जिस स्टेट की है उस ऑफिस में, उस स्टेट की ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो हमारे ओनर्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल शेयर और शेयर्स लेते हैं, और जो शेयर उनको मिलता है प्रॉफिट पे वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट का जो मैनेजिंग कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें हमारी जो कौन से मेंबर्स, कौन सा इलेक्ट होगा, मतलब किसके हाथ में मैनेजमेंट होगी, ये हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा एनुअल जनरल मीटिंग में हमारी वोटिंग होती है। फिर उसके साथ हमारा वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हमारा वो बनता है, ठीक है। ऊपर भी बताया कि ये हमारा डेमोक्रेटिकली होता है। देन उसके बाद हमारे फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव बिजनेस के, देखो वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्सन्स मेंबर्स बनते हैं वो अपनी ही मतलब अपनी इच्छा से बनते हैं, ठीक है। वो अपनी इच्छा से आ सकते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं। और यहाँ पे हर मतलब कोई भी कास्ट का लोग हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन का हो, या कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ऑटोनॉमी एंड स्टेबिलिटी में क्या है कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लॉ ने ये बोला है कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वो सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसकी खुद की एक परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी पर्सन के आने आ जाने से, मेंबर के आने आ जाने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारी इसकी स्टेबिलिटी हमारी हमेशा बनी रहती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, अभी बताया कि हमारा डेमोक्रेसी के तहत चलता है, एक वोट पर पर्सन 1 वोट उसको मिलता है, तब जाके वो मैनेजमेंट में मैनेजिंग कमेटी में मैनेजमेंट बनता है, मैनेजर बनता है, ठीक है। और चाहे वो मतलब ये मेंबर की कितनी भी शेयर हो, नंबर ऑफ शेयर हो, पर वो वोट से ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल हमारा कैसे मिलता है, हमारे मेंबर्स के से हमें कैपिटल मिलता है, ठीक है। पर वो इतना नहीं होता है, तो हमारे क्या मिलता है, हमें गवर्नमेंट से हमें लोन मिल जाता है, ग्रांट्स मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर हमारी लोन हम ले सकते हैं किससे, एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से भी हम लोन ले सकते हैं कैपिटल के लिए। फिर उसके बाद हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है कि हमारी जो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसके अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। किसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड, या फिर अदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सर्विस मोटिव, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी बताया था कि यहाँ पे क्या है, अपने मेंबर्स क्या किस लिए जुड़ते हैं, अपने बॉन्ड्स को कॉमन इकोनॉमिक बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सर्विस मोटिव है। फिर उसके बाद लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो होती है, पर उनको कितना मिलता है, सिर्फ 10% मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, कि हमारी जो सरप्लस बनती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, जो हमारी सरप्लस बचती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो हमारी बोनस एज अ बोनस हमारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कि जो भी मेंबर्स को मिल रही है उन्होंने कितना काम किया है बिजनेस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सोसाइटी से कितना काम लिया है वो चीज़। लाइक एग्जाम्पल, अगर हमारी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोई सेलिंग कर रही है, तो जो मेंबर ने सोसाइटी से कितने परचेजेस किए हैं या फिर सेल्स किए हैं, तो उस हिसाब से उसको बोनस दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, यहाँ पे क्या है, हमारा इजी फॉर्मेशन होता है, कि हमें इजीली फॉर्म हो जाता है, ये कंपनी जितना हमारा इतना नहीं होता है, इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमारी जो मेंबर्स है उनकी लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और वो इसीलिए ही तो आ रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए तो वो ले रहे हैं। तो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो क्या ही फायदा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। देन उसके बाद हमारी सोशल सर्विसेज, हम यहाँ पे क्या है, सोशल सर्विसेज करते हैं। फिर
स्टेट असिस्टेंस में हमारा क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट होती है, ठीक है, वो हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है, लोन देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। फिर उसके बाद हमारी ओपन मेंबरशिप की, हमारे जो मेंबर्स है ये यहाँ पे हमारी कोई एग्जैक्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है, तो मेंबर्स अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स की, हम यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें गुड्स मिल जाती हैं चीपर रेट्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद डीमेरिट्स क्या है हमारा, डीमेरिट्स लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस की, जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हमें बताया था कि उनका क्या मोटिव होता है कि उनको अपने जो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट गोल्स है वो पूरे करने होते हैं, तो उनको बिजनेस के मोटिव से नहीं आ रहे। अगर वो बिजनेस के मोटिव से आ रहे होते हैं तो क्या होता है, वो बिजनेस माइंडसेट होता है उनका अलग, तो ये पॉसिबल है कि उनका माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मतलब एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट कि वहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि लोग अपने बेनिफिट्स के लिए जुड़ जाते हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेनिफिट्स अगर वो बेनिफिट्स के लिए जुड़ रहा है तो सबका माइंडसेट सेम हो सकता है। लाइक जैसे हमारे अगर ये हम देखें कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक एससी सर्टिफिकेट बना रखा है, पर आजकल आरक्षण के नाम पे क्या होता है कि बहुत सारे जनरल लोग भी वो एससी सर्टिफिकेट बना लेते हैं ताकि उनको भी कंसेशंस मिल सके, ठीक है। तो वैसे ही वाली बात हो रही है कि यहाँ पे वो अपने पर्सनल गेन के लिए जुड़ जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो उनका भी जो इंटरेस्ट है वो सेम हुआ हो, मतलब उनका भी इंटरेस्ट सेम हो बाकी मेंबर्स से। देन उसके बाद हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि देखो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंबर्स खुद जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग कोई काम शुरू करते हैं तो काम करते करते कुछ दिनों में वो बोर हो जाते हैं, तो वही वाली बात है कि जो हमारी कोऑपरेटिव है वो जल्दी हमारी लाइफलेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको बेनिफिट तो ज़्यादा मिल नहीं रहा ना, मतलब प्रॉफिट बोले तो वहाँ पे उनको बस प्रॉफिट का 10% मिलता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की, ये वो वाली बात है कि जहाँ पे देखो पर्सन्स होंगे वहाँ पे लड़ाइयाँ तो होंगी, तो वही चीज़ वहाँ पे भी हो जाती है कि राइवलरीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा करप्शन, तो करप्शन में क्या होता है कि जो हमारी कोऑपरेटिव फॉर्म है उसमें क्या करते हैं कि बहुत से लोग ना, अब ये देखो मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं वो क्या है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो बायसनेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है करप्ट प्रैक्टिसेस वो चालू कर देते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, तो इसीलिए वो हमारा वो है करप्शन। फिर उसके बाद हमारा लैक ऑफ सीक्रेसी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उन सबको हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है सीक्रेसी मेंटेन करना। देन उसके बाद इनसफिशिएंट मोटिवेशन, अभी जो मैंने बताया था कि उनको क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उतना कैपिटल जो रिटर्न मिल रहा है उनको कैपिटल पे वो बहुत ही लो है, तो वो उतना उनको मोटिवेशन नहीं आती है कि उसमें इन्वॉल्व रहे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सुटेबिलिटी क्या है हमारी कोऑपरेटिव बिजनेस की, तो पहला हमारा क्या, जब हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हमें पता हो, पर क्या जो फ्यूचर में हम क्या कर, फ्यूचर में उसका क्या होगा ये हम इस पर स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन मतलब फोरकास्ट करना कि पहले का फ्यूचर का अंदाजा पहले से लगा के रखना, वो हम नहीं कर सकते हैं अगर, तो हमारी कोऑपरेटिव वहाँ पे सुटेबल होगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब देखो कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी की जरूरत ना हो, ठीक है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी ना करनी पड़े, ऐसे बिजनेस में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा सुटेबल होता है। देन उसके बाद हमारा कि हमारी जो कोऑपरेटिव बिजनेस है, ठीक है, कोऑपरेटिव बिजनेस हमने स्टैब्लिश किया, उससे क्या है हमारी प्रोडक्शन की प्लेस और हमारी मार्केट प्लेस ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रैवल कॉस्ट कम होगा, है ना। और वही चीज़ हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव में हम वही चीज़ चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकल गोल्स है वो पूरे हो, है ना, कॉमन इकोनॉमिक गोल्स, तो ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या हमें जब कोई हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा इजी फॉर्मेशन, कि हमारा जो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुन रहे हैं वो हमारा इजी फॉर्मेशन हो, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें कम हो और एक्सपेंसेस हमारे कम हो उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी हमारा ये अच्छा होगा अगर वो हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट करना है हमें वो कैसा नेचर का है, लाइक जैसे हमारी ट्रेडिंग बिजनेस हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हो गई, तो वो हमारी वो देखना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद ईज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, की जो हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसमें हम हमारी जो फंड रेजमेंट करनी है हमें वो ईजी हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल, कि कंट्रोल हमारा कितना, हमारा ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है। लाइक जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, कंपनी में क्या होता है उसका कंट्रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बिजनेस सेक्रेसी, कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारी कितनी सेक्रेसी है ये हमें देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, कि अगर हमारे एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में हम उससे अडाप्ट कर पाए या ना कर पाए, ठीक है, वो हमें देखना है। हमारी जो ऑपरेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उसके बाद हमारी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, ये क्या है कि हमारी जो कंपनी है, जो भी कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, या फिर उसकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी हमें देखनी चाहिए। कि जैसे हम सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी हमारे अनसर्टेन होती है, पर LLP और कंपनी में हमारी कंटिन्यूटी क्या होती है, वो हमारी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या है हमारा, कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो उसकी हमारी स्टेबिलिटी कैसी है, कंटिन्यूटी कैसी है। लाइक अगर हम सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारी स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी क्या है, अनसर्टेन है, पर हमारी क्या LLP और कंपनी देखें तो वहाँ पे क्या हमारी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी क्या है, हमारी मॉडल है, ठीक है, परपेचुअल है ना वहाँ पे।
फिर उसके बाद हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन कि हमारी अगर तुम गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करना चाहते हो तो तुम कंपनी एलएलपी चुन सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप चुन सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपीसी के बारे में, ठीक है। ओपीसी हमारा क्या है, सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि हमारा 1 पर्सन कंपनी एक कंपनी है जिसमें एक नेचुरल पर्सन होता है मेंबर, ठीक है। और ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है कैसे, प्राइवेट कंपनी के नाम से, ठीक है। और हमेशा 1 पर्सन कंपनी के लास्ट में क्या, नेम के लास्ट में क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में ओपीसी या फिर 1 पर्सन कंपनी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके फीचर्स क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है और इसमें एटलीस्ट कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, रजिस्टर्ड होता है प्राइवेट कंपनी से और इसके मेमोरेंडम में ये लिखा होता है कि अगर एक पर्सन मर जाता है, जो पर्सन है एक पर्सन वो अगर मर जाता है तो उसके बदले में कोई और मेंबर जो होगा वो भी लिखा रहता है, जो कोई और मेंबर कौन जो उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और फिर अगर ये नॉमिनी का नाम चेंज हो जाता है तो क्या होगा, उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में ये जो चेंज आया है उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टर कराना पड़ेगा मेमोरेंडम में, ऑल्टर मतलब चेंज कराना पड़ेगा उसका मेमोरेंडम जो उसने बनाया था, ठीक है, कंपनी का। फिर उसके बाद और इसमें क्या है, एक टाइम लिमिट दी गई है और फॉर्म नंबर दिया गया है, वो प्रेस्क्राइब जैसे उस कंडीशन के हिसाब से जैसा होगा वो उस एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो पर्सन नेचुरल पर्सन है वो क्या होना चाहिए, हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, तभी वो ओपीसी में करा सकता है, ठीक है। और जो नॉमिनी है वो भी सेम ऐसे ही होना चाहिए। और जो हमारा जो पर्सन क्या है वो एक पर्सन एक ही ओपीसी में जा सकता है, ठीक है। एक पर्सन कई ओपीसी नहीं बना सकता है। इसका मिनिमम शेयर कैपिटल क्या है, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है मिनिमम शेयर कैपिटल, ठीक है, उतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो ओपीसी है मे बी इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, कि ओपीसी क्या हो सकता है, लिमिटेड बाय शेयर हो सकता है और लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मेरिट्स क्या है ओपीसी के, तो मेरिट्स हमारा क्या है, पहले हमारा क्या, ये हमारा क्या कहता है, एक बिजनेस मतलब माइंडसेट जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, लाइक जैसे हमारे लॉयर सीए हैं, वो क्या अगर वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो ओपीसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सच अ कंपनी वुड ऑल्सो इनेबल सोल प्रोप्राइटर टू एंजॉय, कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है वो अगर ओपीसी करवा ले तो वो क्या होगा, अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय कर पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ओपीसी में क्या है, इनकॉर्पोरेशन के लिए लेसर फॉर्मेलिटीज़ है, कंपनी के मुताबिक लेस है, ठीक है। ओपीसी में क्या होता है, लेस कैपिटल हमें लगता है और क्विक डिसीजन हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लीट ओनरशिप है हमारे पास, ठीक है। बिजनेस सीक्रेसी यहाँ पे बनी रहती है क्योंकि हमें किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती है और हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग भी पूरा का पूरा होता है, तो जिससे कि हमारी मोटिवेशन और कमिटमेंट बनी रहती है ओनर की अपने ओपीसी में, ठीक है। फिर हमारी डिमेरिट्स क्या है कि इसमें हमारी बहुत सारी मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती है फॉर्मेशन, ओपीसी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन में नहीं लगती है, फॉर्मेशन में लगती है। फिर उसके बाद हमारे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द कंपनी सिंस ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय 1 पर्सन, कोई डेमोक्रेसी नहीं है और ओपीसी की लाइफ क्या है, अनसर्टेन है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक ही पर्सन है, ठीक है। अब देखो एक पर्सन है पर तुम बोलोगे कि साथ में एक नॉमिनी भी तो है, तो देखो अगर क्या पता नॉमिनी पहले मर जाए, ठीक है, और अगर पहले ओपीसी वाला मेंबर मर भी गया, फिर उसके बाद नॉमिनी आया, फिर नॉमिनी ने जब तक उसको दूसरा नॉमिनी लगाना था तब तक वो खुद मर गया, तो ये सारी केसेस है, अनसर्टेनिटी फिर भी है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो डिफरेंसेस है, 2 क्वेश्चन हमारे डिफरेंसेस क्या, डिफरेंसेस नहीं करवा रही हो तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।